2 दिन बाद नेहा और उसके परिवार को छोड़कर सब लोग वापस मुंबई जाने के लिए निकल गए। इन 2 दिनों के बीच आरब की बात हो गई थी राज से। राज ने आरब को सारी बात बता दी, पर आरब ने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो पहले से सब जानता था और अब प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म भी हो गई थी। सब मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए थे और एयरपोर्ट पर उन्हें लेने राज पहले से ही आ गया था। पिया, आरव, राज और साक्षी एक कार में बैठे और बाकी सब दूसरी कार में। राज कार चला रहा था और आरव उसके बाजू में बैठा था, पर उन दोनों के बीच अब तक कोई बात नहीं हुई थी। राज को लग रहा था कि शायद उसके ऐसे अचानक मुंबई वापस आ जाने से आरव उससे नाराज होगा, और उधर आरव बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि ज़्यादा खुशी के मारे कहीं वो अपना मुंह न खोल दे, वरना नेहा का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ आज मुंबई के इन रास्तों से घर जाते हुए पिया को थोड़ी थोड़ी बेचैनी हो रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? कुछ भी मत सोच पिया, शांत हो जा। कुछ भी बुरा नहीं होगा और अब तो राज और नेहा के बीच भी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे रास्ते पिया अपनी ही सोच में खोई हुई थी। आरव ये बात नोटिस कर रहा था, पर उसने सोचा कि शायद सफ़र की वजह से थकान महसूस हो रही होगी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज काफ़ी दिनों बाद सब लोग घर वापस आए थे। थकान तो बहुत थी सबको, पर फिर भी पहले सब हॉल में बैठे एक साथ काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद राधा जी और आरव ने अविनाश जी को इशारा किया, तो अविनाश जी ने मन ही मन खुद को तैयार किया और फिर 2 बार खांसने के बाद राज की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो राज, हमने सुना कि तुम शादी कर रहे हो और वो भी अगले महीने। उनकी बात सुनकर राज एकदम से चौंक गया और सोचने लगा, क्या नेहा ने सबको यह बात बता दी? अरे यार, एक तो उसके पेट में इतनी सी बात भी नहीं टिकती हैं, अब क्या करूं? तभी राधा जी कहती हैं, क्या हुआ राज, क्या सोच रहे हो? बड़े पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, उन्हें जवाब दो। वैसे हमें तो आज तक लगता था कि हमारा राज हमसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं। तुमने तो हमें गलत साबित कर दिया। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। और वह शादी तो, लेकिन अविनाश जी उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, वैसे वह लड़की कौन है? राज बोला, कौन लड़की? अविनाश जी बोले, अरे वही जिससे तुम शादी कर रहे हो अगले महीने। राधा जी भी बोली, हाँ हम भी मिलना चाहते हैं उस लड़की से, उससे मिलने के लिए घर बुलाओ। दोनों की बातें सुनकर राज अब बहुत परेशान हो गया था। अरे यार, यह मैं कहाँ फंस गया, अब लड़की कहाँ से लाऊं? राज मदद के लिए आरब की तरफ देखने लगा। आरब जो कब से खड़े खड़े उसके मजे ले रहा था और जैसे तैसे अपनी हंसी को रोक रखा था। जब उसने राज को खुद की तरफ देखते हुए पाया, तो उसने सीरियस फेस बना लिया और उसे इशारा कर दिया कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो राज कुछ सोचते हुए अटकते हुए बोलने लगा, बड़े पापा वो लड़की तो। अविनाश जी बोले, अरे क्या, कब से वह तो कर रहे हो। आखिर कौन है वो लड़की और कहाँ है? क्या पता। राधा जी बोली, क्या कहा? तो राज बोला, वह मैं वो हाँ, याद आया। वह दरअसल बात यह है कि मैं अब उस लड़की से शादी नहीं कर रहा, मैंने उसे छोड़ दिया। हॉल में बैठे हुए सब लोग एक साथ बोले, क्या, क्यों? राज सबका ऐसा रिएक्शन देखकर एकदम से डर गया। उसने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, वह हुआ यूँ कि हम दोनों ने शादी के बारे में बात की थी। सब सही था और मैं आप लोगों को बताना भी चाहता था, बस बताने ही वाला था कि तभी उसने डिमांड करी कि वह शादी के बाद अलग घर में रहना चाहती हैं। अब आप ही बताओ, मैं आप सबको छोड़कर अलग रहने कैसे जा सकता हूँ? तो बस मैंने शादी तोड़ दी और वह मुझे छोड़कर चली गई। अविनाश जी बोले, क्या कह रहे हो? इतनी सी बात के लिए कोई शादी तोड़ता है क्या? सब लोग जानते थे कि राज बहाने बना रहा है, लेकिन फिर भी सब लोग उसके मजे ले रहे थे। तो राज बोला, यह इतनी सी बात नहीं है बड़े पापा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं और नहीं रह सकता। राधा जी बोली, वह सब तो ठीक है, पर बेटा वह लड़की। अरे बड़ी माँ, आप भी ना,
क्यों उसके पीछे पड़ी हो, छोड़ो ना उस लड़की को। वैसे भी मैं उसे भूल चुका हूँ, मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जो ऐसे अलग रहने की बात करे। तो राधा जी बोली, तो अब अगले महीने शादी का क्या? तो राज बोला, वो, लेकिन राज कुछ कहता उससे पहले ही अविनाश जी बीच में कहते हैं, अरे शादी तो अगले महीने ही होगी ना, हम करवाएंगे। क्या, क्यों? मेरा मतलब है कि लड़की कहाँ है, और ऐसे अचानक शादी थोड़ी ही हो सकती है। तो राधा जी बोली, वाह बेटा, यह तुम्हें अचानक लगती है। अभी 2 दिन पहले खुद नेहा से कहकर आए कि अगले महीने शादी कर रहे हो, तब तुम्हें अचानक नहीं लगा वह? अविनाश जी बोले, और तुम्हारी वह लड़की नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखेंगे। और मेरे ध्यान में तो एक है भी, मेरे दोस्त की बेटी। मैं तो तुम्हारी शादी उसी से करवाना चाहता था, पर तुमने कहा तुम किसी और से शादी कर रहे हो, तो मैंने उस बारे में कोई बात नहीं की। पर अब जब तुम्हारी शादी के लिए लड़की नहीं है तो मैं उनसे बात करूंगा रिश्ते के लिए, और देखना उनका जवाब हाँ ही आएगा। अब तो सब लोग बस तैयारी करो शादी की। साक्षी भी बोली, अरे वाह, मतलब अगले महीने राज भैया की शादी होने वाली है। वाह, फिर तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी है और बहुत सारी शॉपिंग भी तो करनी है। राज बोला, अरे रुक जा मेरी बहना, थोड़ी शांति रख। और बड़े पापा, मैं क्या कह रहा था कि इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है, मतलब अभी तो बहुत टाइम है ना। दादी जी भी बोली, अरे क्या बहुत टाइम है, यही तो उम्र है तुम्हारी शादी की। देखो आरब की भी तो शादी हो गई है ना, तो अब तुम्हारी बारी है। अब जल्दी जल्दी से शादी कर लो और जल्दी से मुझे परदादी बना दो। मेरा बड़ा मन हो रहा है अपने परपोते परपोती को देखने का। पता नहीं आरव और पिया बहू कब मुझे परदादी बनाएंगे। उनकी बात सुनकर पिया और आरव एकदम से चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तुरंत इधर उधर देखने लगे। पिया तो शर्म के मारे अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी, और वहां बैठे बाकी सबको उनकी यह हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। साक्षी भी दोनों को चिढ़ाने के लिए कहती है, भाई और भाभी, दादी सही कह रही है, मुझे भी बुआ बनना है और अपने छोटू छोटू भतीजे के साथ खेलना है। अरे तू चुप कर। और यह आप लोग क्या बात को कौन से ट्रैक पर लेकर आ गए? अभी यहाँ पर राज की शादी के बारे में बात हो रही है ना, तो उस पर फोकस करो ना। आरव ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा। अविनाश जी बोले, तो तय रहा, मैं आज ही मेरे दोस्त से बात करता हूँ और सब कुछ अरेंज करता हूँ। तुम सब भी जल्दी से शादी की तैयारी में लग जाओ। और राज, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। राज अब उन्हें कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वह बड़े पापा की बहुत इज्जत करता था और उनकी कोई बात नहीं टालता था। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में जाने लगा। तभी अविनाश जी ने फिर से कहा, और हाँ सब लोग सुनो, राज की शादी के बाद आरव और पिया का रिसेप्शन भी होगा। पिया बहू को दुनिया से मिलवाना होगा। शादी को भी बहुत टाइम हो गया है, तो अब ज़्यादा देर नहीं कर सकते। इस बात पर आरव और पिया ने कुछ नहीं कहा। आरव ने बस हाँ में सर हिलाया। राज फिर ऊपर अपने कमरे में चला गया और बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग गए। उसके जाने के बाद सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। यहाँ जो भी हुआ वह सब आरव ने मैसेज करके नेहा को बता दिया और फिर वह भी ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में ही राज एकदम से उसके सामने आ गया और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। आरव बोला, क्या कर रहा है भाई? अपने ही घर में अपने ही भाई को किडनैप कर रहा है तू? तो राज बोला, तो और क्या करूं? नीचे कुछ बोला क्यों नहीं तूने? तू तो सब जानता है ना कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ, तो मैं किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? आरव बोला, अरे पर पापा के सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ? वाह बेटे, यूं तो बोलने से पहले कभी कुछ सोचता भी नहीं है, कुछ भी बोल देता है, और आज जब बोलना था तो तूने मौन व्रत ले लिया। इतना आदर्श कब से हो गया तू? आरव बोला, बस आज से ही तुझे तो मैं इतना मारूंगा ना। राज ने अपने बाजू में पड़ा तकिया उठाकर सीधा आरव के ऊपर फेंका, पर आरव ने उसे कैच कर लिया। अरे यार, गुस्सा क्यों हो रहा है तू? मैंने थोड़ी न कहा है पापा से कि तेरी शादी करवा दे। तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। किसने कहा था
इतनी बकवास करने को। अगले ही महीने शादी कर रहा हूँ, अब भुगत। तो राज बोला, यार वह तो मैंने गलती से नेहा को बोल दिया। वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और रोए जा रही थी। अब उस वक्त मुझे और कुछ सूझा नहीं, तो जो मन में आया मैंने बोल दिया। और मुझे क्या पता था कि नेहा पूरे घर को बता देगी इस बारे में। तो आरव बोला, तो तूने उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? राज बोला, यार तू जानता है मैं नहीं बताने वाला। पर क्यों, कब तक छुपाएगा यार? वो वहाँ बहुत तड़प रही है और तू यहाँ उसके बिना नहीं रह पा रहा। राज बोला, मरते दम तक छुपाऊंगा। मैं उसके पापा को उसकी नज़रों में गिरने नहीं दे सकता। बस अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। तो आरव बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर तू भी घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जा। अगले महीने तेरी शादी है पापा के दोस्त की बेटी के साथ। यार मैं नहीं कर सकता शादी, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो जाकर पापा को मना कर दे कि तू शादी नहीं करना चाहता। राज बोला, तू जानता है ना मैं बड़े पापा की कोई बात नहीं टालता। तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता, शादी कर ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। वैसे भी तू कभी नेहा को सच नहीं बताने वाला, तो उसके साथ तो तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो तू जहाँ घर वाले कह रहे हैं वहाँ शादी कर ले। हो सकता है कि वह लड़की सच में अच्छी हो। नहीं यार, मेरी जिंदगी में नेहा की जगह और कोई लड़की नहीं ले सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी तू शांत हो जा और आराम कर, बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर आरव राज के कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ा दूर जाकर अपना फोन कान पर लगाकर कहता है, सुन लिया ना तुमने कि राज तुम्हें सच क्यों नहीं बताना चाहता? हाँ, वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है इस सब को लेकर। फोन पर सामने से नेहा की आवाज़ आई। जब आरव ऊपर आया तो उसने नेहा को कॉल लगाया था और उसने जानबूझकर फोन चालू रखा ताकि नेहा राज की बातें सुन सके। दोनों ने आगे क्या करना है वह तय करके फोन रख दिया और फिर राज अपने कमरे में चला गया। नेहा फोन रखकर अपने बेड पर लेट गई और राज के बारे में सोचने लगी। और यहाँ राज भी बालकनी में खड़े होकर नेहा के बारे में ही सोच रहा था। नेहा सोच रही थी कि किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया है फिर से जुड़ने का, और राज सोच रहा था कि उन दोनों का साथ रहना शायद किस्मत में ही नहीं है। राज से बात करने के बाद आरव अपने कमरे में आया। वहाँ पिया अपना सामान बैग से निकालकर अलमारी में रख रही थी और इससे पहले उसने आरव का सामान भी अलमारी में सही से रख दिया था। आरव पिया से कुछ बात करना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करे। तो वह ऐसे ही जाकर बेड पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और ऑफिस का काम देखने लगा। थोड़ी देर बाद साक्षी वहाँ आती हैं। भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पिया बोली, शॉपिंग अचानक से? अरे भाभी, राज भाई की शादी है ना अगले महीने, तो तैयारियां तो शुरू करनी होगी ना। इतनी जल्दी क्या है, आज ही तो वापस आए हैं शिमला से और तुझे आज ही शॉपिंग के लिए जाना है। तो साक्षी बोली, पर आज शॉपिंग पर चलते हैं ना, और फिर बाकी सारी तैयारियां भी तो करनी होगी ना। सब लोग आज ही वापस आए थे और पिया भी काफी थकान महसूस कर रही थी। आज उसका शॉपिंग पर जाने का मन नहीं हो रहा था, पर वह साक्षी को मना नहीं कर पा रही थी। पर पता नहीं कैसे आरव उसकी सिचुएशन समझ पा रहा था। उसने साक्षी को समझाते हुए कहा, नहीं साक्षी, देखो बात को समझो। हम सब आज ही वापस आए हैं और सब थके हुए हैं, और फिर इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं गया, तो आज मुझे वहाँ जाना होगा, सारा काम देखना है मुझे। तो प्लीज़ आज नहीं, हम कल सुबह जाएंगे और पूरा दिन शॉपिंग करेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कल जाएंगे। साक्षी वापस अपने कमरे में चली जाती है। पिया आरव की तरफ देखती है, आरव भी उसकी तरफ ही देखता है। तो पिया कहती है, थैंक यू उसे समझाने के लिए। मेरा भी आज कहीं बाहर जाने का मन नहीं था। आरव बोला, हाँ मैं समझ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आरव और राज दोनों ऑफिस चले जाते हैं और पिया घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और रात को खाना खाने के बाद थकान की वजह से सब लोग जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन सब शॉपिंग जाने के लिए तैयार थे। सब साथ ही जा रहे थे। वह लोग मॉल में पहुंचे और राधा जी दादी जी को अपने साथ लेकर साड़ियों के सेक्शन की तरफ चली गई और साक्षी पिया को लेकर लहंगा चोली के सेक्शन की तरफ चली गई।
अब आरव और राज बचे थे। उन दोनों को अविनाश जी मेन सेक्शन की तरफ ले गए। सबने तय किया था कि पहले सारे फंक्शंस के लिए सबके अलग अलग कपड़ों की शॉपिंग होगी और फिर शादी की बाकी तैयारियां। राज बेमन से आया था। वह तो आना ही नहीं चाहता था, पर अपने बड़े पापा और बड़ी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। आरव और अविनाश जी ने दुकानदार को सबसे पहले दूल्हे के लिए बढ़िया सी शेरवानी दिखाने के लिए बोला। वह दुकानदार एक से एक बेहतरीन शेरवानी दिखाने लगा, पर राज का मन तो कहीं और ही था। उसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं जाग रही थी। वह सिर्फ अपना सर हाँ या ना में हिला रहा था। साथ में अविनाश जी और आरव अपने लिए भी कुछ कपड़े देखने लगे थे। वह लोग कपड़े देख ही रहे थे कि तभी साक्षी वहाँ आती हैं और आरव को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती हैं। तो आरव बोला, अरे क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही है मुझे? अरे भाई चलो ना जल्दी से, वहाँ भाभी बहुत कंफ्यूज हो रही हैं और कुछ भी नहीं खरीद रही। मैंने अब तक अपने लिए 4 जोड़ी लहंगे खरीद लिए, पर भाभी ने अब तक कुछ नहीं खरीदा। उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, और जो पसंद आता है उसकी प्राइस ज़्यादा लगती है। अब आप ही मदद करो उनकी। साक्षी की बात सुनकर आरव चुपचाप उसके साथ जाने लगा। वह दोनों उस दुकान में गए जहाँ पिया थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत कन्फ्यूजन में है। साक्षी आरव को उसके पास लेकर गई। यह लो भाभी, भाई आ गए, यह आपकी मदद करेंगे। अब आपको और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले तो पिया आरव को देखकर चौंक गई। फिर पिया ने साक्षी को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, अरे साक्षी, तुम इन्हें क्यों ले आई? हम कुछ न कुछ खरीद लेते ना, इन्हें परेशान करने की क्या जरूरत थी? तो साक्षी बोली, अरे भाभी, इसमें क्या परेशान होना, भाई हस्बैंड है आपके, उनका फर्ज है शॉपिंग में आपकी मदद करना। तो अब आप लोग साथ में शॉपिंग कीजिए। मैं चली पापा और राज भाई के पास। इतना बोलकर साक्षी बिना कुछ सुने वहाँ से तुरंत चली गई। पिया को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था आरव के साथ शॉपिंग करने में, और आरव भी कंफ्यूज था कि वह क्या मदद करेगा जब उसे पिया की पसंद पता ही नहीं है। फिर भी वह दुकानदार के पास गया और अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने 3-4 बेहतरीन लहंगे दिखाए जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। पहली नज़र में किसी को भी पसंद आ जाए उतने खूबसूरत। आरव ने पिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें इनमें से कोई पसंद आया? तो पिया बोली, हाँ, यह चारों बहुत अच्छे हैं, मुझे तो सारे पसंद आ गए, कितनी खूबसूरत है यह। तो आरव बोला, ठीक है तो फिर सारे ले लो। क्या? तो आरव बोला, हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम यह सारे खरीद सकती हो। फिर आरव दुकानदार की तरफ देखकर पूछता है, कितने के हैं यह? दुकानदार कहता है, ये 30,000 से लेकर 45,000 तक के हैं। देखा, सिर्फ 45,000 के हैं, तुम खरीद लो, आरव ने बेफिक्री से कहा। लेकिन पिया तो इनके भाव सुनकर दुकानदार की तरफ आंखें फाड़ कर देख रही थी। पर जब आरव ने यह बात कही तो वह और भी ज्यादा चौंक कर उसे घूरने लगी और उसे कहा, सिर्फ 45,000? सिर्फ? क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या क्या हुआ, इतना महंगा लहंगा कौन पहनता है? इतने पैसे में तो मेरे साल भर के कपड़े आ जाए। पैसों की फिक्र तुम मत करो। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ओह, तो इसका मतलब मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, हाँ क्यों? तुम्हें कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी कि आपके पास इतने ही पैसे हैं तो क्यों ना हम यह पूरा मॉल ही खरीद लें। तो आरव बोला, हाँ, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद लूँगा। पिया उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे तो लगा कि आरव उसका मजाक समझ जाएगा, पर वह तो बहुत ही सीरियसली बात कर रहा था। तभी पिया आरव से पूछती है, क्या आपने अपने लिए कुछ खरीदा? तो आरव बोला, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं। तो पिया बोली, आप क्या लेने की सोच रहे हो? सूट? क्या सूट? नो, सूट नहीं, पूरा दिन तो सूट पहनकर घूमते हो आप, अब क्या भाई की शादी में भी सूट ही पहनोगे? तो आरव बोला, तो क्या लूं? पिया बोली, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पिया एक्साइटेड होकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन आरव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तो पिया कंफ्यूज होकर उसे देखती है। कहाँ चलो, पहले तुम्हारी शॉपिंग तो खत्म करो।
वरना फिर माँ मुझे डांटेंगी कि मैंने उनकी प्यारी बहू को कुछ नहीं दिलाया। तो पिया बोली ठीक है, दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। आरब पिया को कपड़े सेलेक्ट करने में बहुत मदद करता है और पिया को भी आरब की पसंद के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। करीब 1 घंटे के अंदर उन दोनों ने पिया के लिए सारे फंक्शंस के कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे और पिया ट्रायल रूम में उन्हें ट्राई कर रही थी। वह एक एक कर सारे लहंगे पहनकर बाहर आई। इन कपड़ों में वह बिल्कुल किसी महल की राजकुमारी लग रही थी। वह जब भी लहंगा पहनकर आरब के सामने आती तो आरब उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि पिया सच में बहुत प्यारी लग रही थी। आखिर में दोनों ने कुछ कपड़े फाइनल कर ही लिए। आरब ने बिल पे किया और दुकानदार से कहकर सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। आरब बोला, तुमने बस इतने ही कपड़े क्यों लिए, फंक्शंस तो ज़्यादा होंगे ना। तो पिया बोली, वहाँ पर माँ ने कहा है कि मुझे कुछ साड़ियाँ भी लेनी है, तो वह मेरा वहाँ इंतज़ार कर रही होगी। अब साड़ियाँ लेनी है तो यहाँ ज़्यादा कपड़े लेकर क्या करूँगी, बस इसलिए इतने ही लिए। अच्छा ठीक है। इसके बाद आरव वापस राज और अविनाश जी के पास जाता है और पिया राधा जी और दादी जी जहाँ थी उस तरफ चली जाती हैं। जब आरव वहाँ पहुँचता है तो साक्षी और अविनाश जी दोनों ही बहुत से कपड़ों के बीच उलझे हुए थे, पर राज अभी भी वैसे ही बैठा था। आरव तुरंत उसके पास जाता है और उनसे पूछता है, यह सब क्या हो रहा है और आप लोगों ने अब तक शेरवानी सेलेक्ट नहीं की क्या? तो साक्षी बोली, अरे पर राज भैया को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, तो फिर कैसे सेलेक्ट करें? ओह, तो यह बात है। आरब जानता था कि राज का कोई मन नहीं है यह सब करने का। वह कुछ सोचता है और फिर कहता है, अरे इसे कुछ पसंद नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम इसकी होने वाली बीवी से ही पूछ लेते हैं ना कि कौन सी शेरवानी अच्छी रहेगी। वह जो भी सेलेक्ट करेगी हम उसे फाइनल कर देंगे, सिंपल। साक्षी बोली, वाह भाई, आपने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है। अविनाश जी भी बोले, हमें भी यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन जनाब को तो कुछ पसंद आने वाला है नहीं, तो हम इसकी दुल्हन से ही पूछ लेते हैं। मैं अभी उससे फ़ोन करता हूँ। अविनाश जी उसे फ़ोन करने लगे और आरब मुस्कुराते हुए राज की तरफ देखने लगा, पर राज तो आरब को घूर घूर कर देख रहा था ऐसा बेकार आइडिया देने के लिए। पर आरब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने राज का ऐसे घूरना इग्नोर कर दिया। अविनाश जी कॉल लगा रहे थे और जैसे ही किसी ने फ़ोन उठाया वह तुरंत बोल पड़े, हेलो। अरे वो ने अविनाश जी नेहा का नाम बोलने ही जा रहे थे कि तभी साक्षी और आरब ने उन्हें जल्दी से इशारा किया चुप रहने का। अविनाश जी भी बोलते हुए एकदम से रुक गए, पर राज उनकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। वह सोच रहा था कि क्या अभी अभी इन्होंने नेहा कहा, पर अविनाश जी ने बात संभाल ली। नलिनी बेटा, नलिनी, तुमसे कुछ काम था, तुम बिजी तो नहीं हो ना? सामने से फोन पर नेहा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं फ्री हूँ, बोलिए ना क्या काम है। अविनाश जी बोले, हाँ वह बेटा, हम सब यहाँ शादी की शॉपिंग के लिए आए थे और राज के लिए शेरवानी देख रहे थे। हम 2 घंटे से सारी शेरवानियाँ देख चुके हैं, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आ रहा, तो हमने सोचा कि इसके लिए शादी की शेरवानी तुम पसंद करोगी अपने हिसाब से, तो क्या तुम अभी थोड़ी मदद कर सकती हो? लेकिन राज बीच में बोलते हुए कहता है, नहीं बड़े पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और की पसंद क्यों पहनूंगा। तो अविनाश जी बोले, क्योंकि वह पसंद तेरी बीवी की होगी। अब तू चुप कर, वरना तेरे भरोसे तो रात तक हम यहीं इस दुकान में बैठे रहेंगे, पर फिर भी तेरी शेरवानी नहीं ले पाएंगे। अब राज कुछ नहीं कर सकता था। वह वैसे ही फिर से बैठ गया जैसे 2 घंटे बैठा था। और वहाँ फ़ोन पर नेहा अविनाश जी से कहती है, आप फिक्र मत करो अंकल, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आप बस आरब से कहो कि मुझे शेरवानी के फ़ोटोज़ भेजे, मैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करती हूँ। अविनाश जी ने आरब को कह दिया कि वह शेरवानी के फ़ोटोज़ खींचकर उसे सेंड करे, वह उनमें से एक पसंद करेगी। आरब फ़ोटोज़ खींचने लगा। अविनाश जी ने जैसा कहा था, आरव वैसे ही सारी शेरवानी के फ़ोटोज़ खींचकर नेहा को भेजने लगा। जब वह राज के पास रखी शेरवानी की फ़ोटोज़ ले रहा था, तब राज ने अचानक से उसे अपनी तरफ खींचा और उसे धीरे से पूछा, तेरे पास उस लड़की का नंबर कहाँ से आया? किस लड़की का?
आरव मासूमियत से बोलता है तो राज उसे घूर कर देखता है और फिर पूछता है, वही लड़की जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है? कब से देख रहा हूँ, बहुत मज़े से सारी फोटोज भेज रहा है। तेरे पास उसका नंबर आया कहाँ से? तो आरव बोला, अच्छा, वो उसका नंबर तो मुझे पापा ने ही दिया। तुझे चाहिए क्या? नहीं, पर फिर राज को सोचकर आरव से कहता है, हाँ चाहिए मुझे, नंबर दे उसका। तो आरव बोला, किसका? अरे उस लड़की का यार। क्यों, तुझे क्यों चाहिए? यार तू तो बड़ी जल्दी भूल गया नेहा को, दूसरी लड़की मिली नहीं कि? राज बोला, चुप कर, मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस उससे बात करनी है और उसे सब बताना है, जिससे वह सामने से खुद ही मना कर दे और मैं इस शादी की झंझट से आज़ाद हो जाऊँ। क्या? नहीं? फिर तो मैं तुझे उसका नंबर नहीं दे सकता। तो राज बोला, आरव देख, नंबर दे दे। तभी अविनाश जी दोनों को टोकते हुए कहते हैं, यह क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों कब से? और आरव तुमने फोटो भेजी कि नहीं? हाँ पापा भेज दी, और यह देखो, उस लड़की का रिप्लाई भी आ गया। उसने यह क्रीम और रेड कलर की शेरवानी है ना, वह पसंद की है। आरव सबको वह शेरवानी उठाकर दिखाता है जो नेहा ने पसंद की थी। वहाँ जितने भी थे सब उस शेरवानी को देखते हैं और सबको बहुत पसंद आती हैं। अविनाश जी खुश होते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है, कमाल की पसंद है मेरी होने वाली बहू की। तो साक्षी बोली, हाँ पापा, मेरी फ्यूचर भाभी ने तो बहुत ही बढ़िया शेरवानी पसंद की है। जब राज भैया इसे पहनेंगे तो बहुत ही हैंडसम लगेंगे। तो आरव बोला, हाँ मुझे भी यह वाली पसंद आई, तो क्या हम इसे फाइनल करें? सब लोग अपना अपना रिव्यू दे रहे थे। तभी राज उठकर बीच में बोलता है, अरे रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? मेरी शादी है ना, मुझे पहननी है यह शेरवानी, तो कोई मुझसे भी तो पूछो कि मुझे पसंद आई कि नहीं। ठीक है, तो तू बता दे तुझे यह शेरवानी कैसी लगी? राधा जी जो पिया और दादी के साथ अंदर आ रही थी, वो राज की तरफ देखते हुए बोलती है। उनकी बात सुनकर राज एक बार सबकी तरफ देखता है और बिना किसी भाव के कहता है, मुझे ये वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई, बकवास चॉइस है जिसने भी इसे पसंद किया है। तो आरब बोला, तुझे कैसे पता कि बकवास चॉइस है? तूने तो अब तक उस शेरवानी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। राधा जी बोली, हमें पता था तुम्हारा जवाब यही होगा, इसलिए तुमसे किसी ने नहीं पूछा। तुम चाहे जो भी कह लो, पर यह शेरवानी सच में बहुत अच्छी है। राज उनकी बात सुनकर मुंह बना लेता है। अविनाश जी बोले, ठीक है, अगर सबको यह पसंद आई हो तो हम इसे फाइनल करें। पर बड़े पापा मुझे, राधा जी बोली, तू चुप कर, तुझे नहीं पूछा है हमने। बड़ी माँ आप भी। उफ़ो भाई, एक बार देखो तो सही इस शेरवानी को, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप अपनी शादी में इसे पहनोगे तो कितने हैंडसम लगोगे। साक्षी वह शेरवानी लेकर राज के पास आती है और उसके आगे लेकर बार बार उसे दिखाती है। राज भी एक नज़र उस शेरवानी को देखता है। क्रीम और रेड कलर की वह शेरवानी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। राज को भी वह बहुत पसंद आई। उस शेरवानी को देखकर वह अपने बचपन की यादों में खो गया, जब वह और नेहा मजाक मजाक में शादी के बारे में बातें करते थे। फ्लैशबैक। छोटा राज, सुनो नेहा, जब बड़े होकर हम दोनों शादी करेंगे तब वो शादी बहुत ही रॉयल होगी। और देखना, मैं ना तुम्हें गोरी पर लेने आऊँगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। छोटी नेहा, अच्छा, वैसे ही जैसे किसी राजकुमार और राजकुमारी की शादी होती है। हाँ एकदम वैसे ही मैं अपनी राजकुमारी को लेने आऊँगा। अच्छा, तो फिर तुम ना वाइट घोड़ी पर आना, और हाँ तुम ना क्रीम और रेड कलर के कॉम्बो वाली शेरवानी पहनना, तुम पर वह कलर बहुत अच्छा लगेगा। ओके? हाँ, और तुम रेड कलर का भारी जोड़ा पहनना, तुम उसमें एकदम राजकुमारी लगोगी। ठीक है, तो प्रॉमिस? छोटा राज बोला, पक्का प्रॉमिस। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। फ्लैशबैक खत्म। राज वो दिन याद करके बहुत उदास हो गया, पर इस शेरवानी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा, देखो ना नेहा, मेरी शादी के लिए शेरवानी भी वही पसंद हो रही है जैसे तुम्हें पसंद थी। बस फर्क इतना है कि मैं घोड़ी पर अपनी राजकुमारी को लेने नहीं आ रहा, किसी और के साथ शादी हो रही है मेरी। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैं हमारा प्रॉमिस नहीं निभा पाया। मैं हमारा प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। राज अपने ख्यालों में खोया हुआ था। साक्षी उसे
कब से बुला रही थी, पर उसका ध्यान ही नहीं था। तो आरव उसके सर पर जोर से एक हाथ मारता है, तो वह तुरंत होश में आता है और इधर उधर देखने लगता है। तो राधा जी उससे कहती है, अरे कहाँ खो गए हो तुम? जल्दी बताओ, क्या सोचा है तुमने? सबको लेट हो रहा है बेटा, और भी शॉपिंग बाकी है अभी। दादी बोली, अरे यह जो शेरवानी साक्षी के हाथ में है वही बहुत अच्छी लग रही है, हमें यही लेनी चाहिए, है ना? तुम क्या कहते हो राज? हाँ, अच्छी है। साक्षी बोली, अरे वाह, अब तो भाई ने भी सेलेक्ट कर दी है, तो यह वाली फाइनल। अविनाश जी बोले, ठीक है, तो अब जो भी बाकी है सब जल्दी से अपनी अपनी शॉपिंग कर लो, फिर हमें ज्वेलरी शॉप पर भी जाना है। सब अपनी अपनी पसंद के कपड़े देखने लगते हैं। राधा जी और दादी जी ने ऑलमोस्ट साड़ियों की शॉपिंग खत्म कर ली थी, तो वह बस अविनाश जी और राज को बाकी के कपड़े लेने में मदद कर रहे थे। आरव वहीं खड़ा था, तो पिया उसके पास आती है और उससे कहती है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। पिया आरव के लिए दो तीन कुर्ते पसंद करती है और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े देखती है। आरव ऐसे कपड़े ज़्यादा नहीं पहनता था, वो ज़्यादातर सूट ही पहनता था, मगर आज वह पिया की पसंद के हिसाब से कपड़े खरीदना चाहता था। पिया ने उसके लिए 4-5 जोड़ी पसंद की और फिर आरव उन सबको लेकर ट्रायल रूम की तरफ चला गया। कपड़ों की शॉपिंग हो जाने के बाद सब लोग ज्वेलरी शॉप गए और फिर होने वाली बहू के लिए कुछ गहने खरीदे। राधा जी ने पिया के लिए भी चूड़ियाँ और नेकलेस खरीदा। ऐसे ही सब लोग ज्वेलरी देखने में बिजी थे और आरव वहीं आसपास अपना फोन हाथ में लिए घूम रहा था। तभी उसकी नज़र वहाँ कोने में रखे एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है, जिसमें एक सिल्वर चेन थी और उसके साथ एक ब्लू कलर का डायमंड पेंडल लगाया था, जिस पर हार्ट शेप बना हुआ था। उस पेंडल को देखकर आरब को पिया का ख्याल आया। आरब को वो पेंडल पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने एक बार नज़रें घुमाकर पिया की तरफ देखा और फिर उस पेंडल के पास जो सेल्समैन खड़ा था उससे बोलकर वो पेंडल खरीद लिया और अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद सारी शॉपिंग खत्म हो गई थी। वैसे भी शाम होने को आई थी, तो सब लोगों ने बाहर ही खाना खाने का तय किया और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। रात को घर पहुंचकर थकान की वजह से सब लोग जल्दी सो गए। पिया भी आज बहुत थक गई थी, तो वह भी कमरे में जाकर सीधा सो गई। आरव जब कमरे में आया तो वह सोई हुई थी। उसने अपनी जेब से वह पेंडल निकाला और पिया की तरफ देखकर सोचने लगा, यह तो सो भी गई यार, अब कैसे दूँ? इतने आराम से सो रही है कि जगाने का मन भी नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह दे दूंगा। यह कौन सा भागे जा रही है? इतना सोचकर वह खुद भी कपड़े बदलकर सो गया, क्योंकि वह भी बहुत थक गया था। तो उसे भी तुरंत ही नींद आ गई। 2 हफ्ते बाद ऐसे ही थोड़ी बहुत तैयारियां और काम के चक्कर में दिन बीत गए और सगाई का दिन नजदीक आ गया। या यूं कहे कि 3 दिन बाद ही राज और नेहा की सगाई थी। सगाई तो राज की नेहा के साथ ही होने वाली है, पर राज इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था। उसके हिसाब से तो वह किसी अनजान लड़की से शादी कर रहा है, जिसका उसने कभी चेहरा भी नहीं देखा और ना ही कभी देखना चाहता है। सुबह सुबह नींद से जागकर जब राज अपने कमरे से बाहर आया, तो चारों तरफ बहुत ही भाग दौड़ मची हुई थी। बहुत से वर्कर्स काम पर लगे हुए थे। कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे थे, तो कुछ लोग मिठाइयाँ यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे। पिया और साक्षी भी अपने हाथ में कुछ न कुछ सामान लेकर कब से इधर उधर जा रही थी और राधा जी भी बाकी सबको काम समझा रहे थे। सुबह के वक्त घर में इतनी भागदौड़ देखकर राज हैरान हो गया। वह राधा जी के पास गया और उनसे पूछने लगा, अरे बड़ी माँ, यह सब क्या हो रहा है? घर पर इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तो राधा जी बोली, हाय ये भुलक्कड़ लड़का, अरे तू भूल गया क्या? 3 दिन बाद तेरी सगाई है, उसी के लिए तो यह सारी तैयारियां हो रही है। आखिर हमारे सबसे प्यारी बेटी की सगाई है, तो धूमधाम से ही होगी ना, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हम। उनकी बात सुनकर राज थोड़ा इमोशनल हो गया।
वो राधा जी को एकदम से गले लगा लेता है। अरे अरे क्या हुआ? तो राज बोला, थैंक यू बड़ी माँ, आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी परवरिश दी, वो सब कुछ दिया जिसका मैं हकदार भी नहीं था। मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया और आपने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपका असली बेटा नहीं। राधा जी बोली, चुप, एकदम चुप। किसने कहा कि तू हमारा असली बेटा नहीं है? और किसने कहा कि तू इस सब का हकदार नहीं? खबरदार, जो आगे से कभी ऐसा कुछ सोचा भी तो। माँ हूँ मैं तेरी और तू मेरा सबसे प्यारा बेटा। तभी आरव उन दोनों के पास आता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा जी, आपका सबसे प्यारा बेटा, तो फिर मैं क्या हूँ? राधा जी और राज उसकी तरफ देखते हैं और राधा जी कहती हैं, तू ना मेरा सबसे शैतान बेटा है, समझा? तो आरव बोला, क्या माँ आप भी ना? उसकी शक्ल देखकर राधा जी और राज दोनों हंसने लगते हैं। अरे अरे, चल अब नौटंकी बंद कर और इधर आ। राधा जी आरव को भी गले लगा लेती हैं। पिया जो दूर खड़ी कब से इन्हें देख रही थी, वह यह सब देखकर मुस्कुराने लगती हैं और फिर मन ही मन भगवान जी को शुक्रिया कहती हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराने के लिए और मुझे इनके परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। ये लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि इस परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, इनके ऊपर कभी भी कोई मुसीबत ना आए। यहाँ राज ध्यान से सारी तैयारी को देख रहा था। जब उसकी नज़र सजावट के सामान की तरफ गई तो वह सोच में पड़ गया। सजावट का सारा सामान पिंक, पर्पल और वाइट कलर का था। उन्हें देखकर राज को याद आया कि पर्पल तो नेहा का फेवरेट कलर है और वह फिर से नेहा के ख्यालों में खो गया। पर इस बार उसे सबसे ज़्यादा बुरा उस लड़की के लिए लग रहा था जिससे उसकी शादी हो रही थी। जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है, मैंने उसे देखा तो नहीं है और ना ही उसे देखना चाहता हूँ। पर अगर उसकी शादी मेरे साथ हुई तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं उसे कभी वो प्यार नहीं दे सकता जो मैं नेहा से करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में नेहा की जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस शादी को रोकना होगा। मुझे उस लड़की से एक बार बात करनी होगी। मेरी बात सुनकर शायद वह खुद ही इस शादी के लिए मना कर दे। यह सब सोचते हुए राज वापस अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर राज और आरव ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और बाकी के लोग घर में सब तैयारी करने में जुट जाते हैं। आज किसी को भी फुर्सत नहीं थी। सब लोग कोई न कोई काम में लगे हुए थे। पिया भी हाथ में बड़ा सा फूलों का टोकरा पकड़े गार्डन में डेकोरेशन के लिए वर्कर्स की मदद कर रही थी। उसकी नज़र कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स के ऊपर पड़ती हैं जो वहाँ कोने में रखे हुए थे और फिर वह अपने हाथ की टोकरी में रखे हुए पर्पल और वाइट फ्लावर्स की तरफ देखती हैं। यह सब देखते हुए उसे कुछ ख्याल आता है और वह तुरंत वर्कर्स को बताती हैं, सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, सगाई की थीम पिंक एंड पर्पल है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम यहाँ गार्डन में पर्पल एंड वाइट फ्लावर्स के कॉम्बो में सजावट करें और इस एरिया में हल्की सी पिंक लाइट्स लगाएं और यह जो पिंक फ्लावर्स है उन्हें कुछ पर्पल फ्लावर्स के साथ एंट्री गेट पर सजाएंगे। सारे वर्कर्स उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी उनके बीच में से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आती है। सबका ध्यान उस तरफ जाता है। पिया भी उस तरफ देखती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वह सामने आ रहे शख्स को देखती है, वह चौंक जाती है। वह शख्स मुस्कुराते हुए आगे आता है और पिया के सामने आकर खड़ा रहता है। वाह मैम, आपका आइडिया तो सच में बहुत ही कमाल का है। हम इस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। पिया उसकी बात सुनकर अपने एक्सप्रेशन बदलती हैं और फिर उससे पूछती हैं, वह सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुंबई कब आए? लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, पर अभी तो तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। पिया ने कुछ सोचा और फिर उससे हाथ मिलाया और कहा,
मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। आखिर कौन है ये लड़का? इनकी बातों से यह तो साफ है कि यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन कैसे? अब यह तो आगे पता चल ही जाएगा।